आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो इंटेंस मैथ रिवीजन का ये लेक्चर 3 है और आज इस लेक्चर में हम एसआई पे बेस्ड इंस्टॉलमेंट देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जो हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 5460 ड्यू इन 5 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो देखो यहाँ पे डेट लिखा है ना, और भी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें। हम एक बार समझ लेते हैं कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो मैंने लिया अपने दोस्त से लोन या आप कह लो उधार लिया। मैंने उसको कहा कि भाई ये पैसा जो मैंने तुमसे लिया है ये मैं तुम्हें 5 साल बाद लौटा दूंगा। ठीक है, 5 साल बाद मैं उसको ये पैसा लौटा रहा हूँ। बीच में मैंने उसको कोई भी पैसा नहीं दिया है, यहाँ पे पैसा लिया है, यहाँ पे लौटाऊंगा। ठीक है, और मैंने इसको कुछ इंटरेस्ट भी पे किया होगा, जो भी रेट रहा होगा उस हिसाब से मैंने उसको इंटरेस्ट पे किया होगा। तो जो पैसा मैं 5 साल बाद लौटा रहा हूँ ना, बीच में कोई भी पैसा नहीं दिया है, एक बार में पैसा दे रहा हूँ 5 साल बाद, तो इसी को हम बोलते हैं डेट। इसको हम बोलते हैं डेट, जो हम डायरेक्ट 5 साल बाद पैसा दे रहे हैं, बीच में कोई भी पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, अगर आप इसी को ना बीच में सपोज इंस्टॉलमेंट के उस फॉर्म में देते हो, ठीक है, सपोज हमने 4 इंस्टॉलमेंट या यहाँ पे 5 साल माना था तो 5 इंस्टॉलमेंट दिया 100 रुपये। अब ये इंस्टॉलमेंट पे देने पे क्या होता है, क्या चेंज आता है कि हमें थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ता है। क्यों कम पैसा देना पड़ता है? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 100 रुपये दे दिया, ठीक है, तो अब इस 100 रुपये पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 5 साल बाद पैसा दे रहा हूँ तो ये है डेट, जो मैं 5 साल बाद पैसा दे रहा हूँ वो है डेट, बीच में मैंने कोई भी पैसा नहीं दिया। लेकिन अगर मैं 100 रुपये बीच में दे देता हूँ, पहले साल के एंड में दिया हूँ, तो जो बचे हुए 4 साल है ना, इस पे आपका इस 100 रुपये पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। और यही आप बचा रहे हो, यही आप इस रुपये में जो आप डेट दे रहे हो 5 साल बाद, यही पैसा आप थोड़ा सा कम आपका पड़ेगा। जो आप इसने इस 100 रुपये पे 4 साल के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया, वही आपका पैसा कम पड़ेगा। ठीक है, वही आप मतलब आपका बचत हो रहा है। ठीक है, अब ये 2 साल के एंड पे आप 100 रुपये और दे दिए, तो ये जो 3 साल है ना, इस पे आपका इस 100 रुपये पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं लौटाते यहाँ पे 2 साल बाद नहीं देते 100 रुपये, तो आपका इस पर इंटरेस्ट पड़ता 3 साल के लिए। ठीक है, आपने 3 साल के एंड पे दिया तो ये 2 साल के लिए इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये दिया और ऐसे ही आपका ये देखो, ये तो आप 5 साल पे ही दे रहे हो, ये डेट आप 5 साल के लास्ट में ही दे रहे हो, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको आप 5 ही साल बाद दे रहे हो। ठीक है, लेकिन ये जो आपने चौथे साल पे दिया है, अगर आपको दिख रहा हो, तो इस पर आप 1 साल का जो इंटरेस्ट है उसका सेविंग कर रहे हो। इसी वजह से आप जब इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो तो आपका थोड़ा सा कम पैसा पड़ेगा। ठीक है, और डेट के कंपेयर में। अब हमें ये समझना है, आपको जब भी एसआई पे बेस्ड इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आए तो आपको डेट पे ही पहुंचना है। सब कुछ जो भी चीज़ आपको दिया है उसको डेट पे पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? बहुत ही ध्यान से सुनो। देखो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, फिर मैं एक लाइन में ही इसको लिखूंगा। अब आप समझो यहाँ पे कुछ बातें, जैसे यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं, एक सेकेंड, हाँ देखो, पहली बात तो यहाँ पे 5 ईयर्स में दे रहा है, हर साल इंस्टॉलमेंट दे रहा है, मतलब 5 बार इंस्टॉलमेंट दे रहा है और इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है। तो देखो यहाँ पे ये 5 बार, सपोज मैंने मान लिया 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट दे रहा है 5 बार। ठीक है, ये पहले साल के एंड पे दे रहा है, दूसरे साल के, तीसरे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे, 5वें साल के एंड पे दे रहा है। और डेट क्या है? 5460। पहली बात तो डेट क्या होता है मैंने आपको बताया ना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कोई भी पैसा नहीं दिया हूँ बीच में, तो टोटल जो मेरा पैसा पड़ रहा है, जो मैं 5 साल के एंड पे मुझे देना पड़ रहा है, वो है। तो मैंने यहाँ पे बीच में देखो कोई पैसा नहीं दिया, तो जो मैं यहाँ पे 100 रुपये दे रहा हूँ ना इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में, मुझे इसको ऐसा करना है कि मैं एक भी रुपये नहीं दिया हूँ। ये 100 रुपये बीच में ना देके मैं लास्ट में दे रहा हूँ। हमें तभी डेट पे पहुँचना है, क्योंकि हमें डेट की वैल्यू पता है ना, तो हमें डेट पे पहुँचना है। तो ये जो मैं 100 रुपये बीच में दे रहा हूँ ना, वही मुझे नहीं देख के एकदम आखिरी में देना है, 5वें साल के एंड पे देना है। ठीक है, तो वो जो 5वें साल के एंड पे दूंगा मैं पैसा, वही मेरा इसके बराबर कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे फिर 100 की ही वैल्यू निकालनी, क्योंकि वही इंस्टॉलमेंट है। इतनी बात क्लियर है ना? तो देखो क्या कर रहे हैं हम, सिंपली देखो ये वाला जो, अगर मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ ना, तो ये वाला जो पैसा है ये मैं 5वें साल के एंड पे ही दे रहा हूँ। ठीक है, और डेट क्या है? डेट भी मैं 5वें साल के एंड पे दे रहा हूँ, तो इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पैसा है ये मैं चौथे साल के एंड पे दे रहा हूँ। अगर मैं इसको चौथे साल के एंड पे नहीं देता, क्यों? क्योंकि मुझे पैसा देना ही नहीं है, मुझे आखिरी में जाके ही पैसा देना है। तो अगर मैं ये चौथे साल के एंड पे पैसा न देता ना, तो इस पर 10%, क्योंकि यहाँ पे 10% है ना, तो इस पर 10% और पड़ता, तो ये 100 की जगह 100 + 10 हो जाता, क्योंकि इस पर 10% आपका इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये 3 साल के एंड पे पैसा न देते तो आप कब देते? आपको 5वें साल पे देना है,
तो आपका ये 2 साल का जो गैप है ना, इस पर आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, मतलब 100 प्लस इस पर जो 100 रुपये है ना, इस पर इंटरेस्ट पड़ेगा। तो कोई आप देखो, आप 3 साल के एंड पे दे रहे हो, तभी तो आपका अब इस पर इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा, वही तो आप पैसा बचा रहे थे। लेकिन अब आप 3 साल के एंड पे न देके इसको 5वें साल पे ही दोगे, तो इस पर 2 साल का आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, मतलब 100 प्लस 20 हो जाएगा। ऐसे ये आपका 100 प्लस 30 हो जाएगा और ये आपका 100 प्लस 40 होगा। अब हमने किया क्या, हमने ये जो 100 रुपये दे रहे हैं ना, हम ये नहीं दे रहे हैं, अब हमारा यही है सिर्फ जो हम 5वें साल के एंड पे दे रहे हैं। तो कितना दे रहे हैं आप देखो ना, 500 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ये हम 5 साल के एंड पे दे रहे हैं, ये टोटल 600 है। 600 हम दे रहे हैं, इसी 600 ये 5 साल के एंड पे दे रहे हैं, और डेट भी तो वही है जो हम एकदम आखिरी में दे रहे हैं 5 साल के एंड पे। तो ये आपका सिंपल इसके बराबर है। तो यहाँ से आपकी 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा जो इंस्टॉलमेंट था वो 100 रुपये हमने माना था, तो 100 की वैल्यू आपकी सिंपली 910 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर लो, मैं आपको कुछ दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप यहीं पे ऑब्जर्व करो। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो क्या किया है, यहाँ पे 5460 लिखा है, यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट लिखा है, 5 इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे ईयरली लिखा है 10%। तो अगर 5 लिखा है 5 इंस्टॉलमेंट, तो मैंने सिंपली 500 कर देना है। देखो 100 तो पहले बात इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 500 प्लस, देखो जो 5वें साल आपने इंटरेस्ट दिया ना, उसको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो 5वें साल दिया है। बाकी में आपका 10 ऐड हो रहा है, 20 ऐड हो रहा है, 30 हो रहा है, 40 हो रहा है, जैसा आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। तो 500 में हमने 10 ऐड किया, 20 ऐड किया, 30 ऐड किया, 40 ऐड किया, तो ये आपका बन चुका है डेट। यही तो आपने किया है यहाँ पे, मतलब अगर 5 साल देना है तो 500 लिखूंगा प्लस 5 बार दे रहे हो ना, तो आपको 10, 20, 30, 40 4 बार ही जाना है, 5वीं बार नहीं जाना, क्योंकि 5वें बार का आपको कोई भी 5वें साल पे दे रहे हो तो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर 5 का है तो आपको 4 तक जाना है, 10, 20, 30, 40। ये 10 क्यों है, क्योंकि 10% रेट है, तो 2 साल में 20%, 3 साल में 30, 30, 40। ये आपका आ चुका है डेट डायरेक्ट एक लाइन में, और इसी की वैल्यू आपको 5460 दी है, इसको 5460 के बराबर कर दो, और इंस्टॉलमेंट आपका कितना था 100, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट ये 600 की वैल्यू 5460, तो आपका 100 की वैल्यू डायरेक्ट 910 आ जाएगी। समझ गए? जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। देखो पहली बात तो 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली है तो मैंने माना जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपये है। अब मुझे डेट पे पहुंचना है, तो 5 मंथली इंस्टॉलमेंट 500 प्लस हर मंथ का क्या पड़ेगा, हर मंथ का आपका इंटरेस्ट पड़ेगा। यहाँ पे ईयर में था इंटरेस्ट, आप देख रहे होगे यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट था, तो ये 10 ईयरली में है, 20 ईयरली में, 30 ईयरली में, 40 ईयरली में, क्योंकि ईयर वाइज दे रहा था। यहाँ पे मैं 100 रुपये मंथली दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये 500 मंथली प्लस, अब मुझे डेट पे पहुंचना है। डेट मुझे यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे 100 की वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखो ना इंस्टॉलमेंट ऑफ 1850 ईच, यहाँ पे आपको 100 की वैल्यू 1845 दिया है, आपको डेट निकालना है। देखो यहाँ पे पूछा ना डेट क्या होगा, डेट पे कैसे पहुंचोगे, 500 प्लस, अब मुझे मंथली का रेट देखना पड़ेगा। यहाँ पे 48 आपको ईयरली दिया है, तो 12 से डिवाइड कर दो तो ये आपका मंथली 4% आ चुका है। तो मंथली यहाँ पे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो आपको 4 बार जाना है, 4 बार मतलब देखो 4, 8, 12 और 16, 4 बार क्यों किया, 5वीं बार क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई जो 5वां इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ तो 5वें के एंड पे दे रहा हूँ, तो उस पर कोई चार्ज नहीं पड़ेगा आपका, इन तीनों पे मतलब सॉरी इन चारों पे ही चार्ज पड़ेगा। जैसे 4, 8, 12, 16, ये कितना हो गया, ये आपका 20 और ये 40, 540, ये क्या है, ये आपका डेट है। ठीक है, तो आपको 100 की वैल्यू दी है, आपको 540 की वैल्यू बतानी है सिर्फ, तो आपको 100 की वैल्यू दी है, आपको 540 बतानी है, आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे एक बार मैं कैलकुलेट कर लूँ क्या, 5, 4, तो 5 चौक 20, हाथ लगा दो, 4 चौक 16, 17, 18 और 5 बच्चे 25, तो ये 0 आ चुका है, ये 8, 5, 13 आ चुका है, तो क्या आपका 0 से 0 आपका ये चला जाएगा, एक 0 नीचे है, तो 3 आ रहा है यूनिट एरिया, तो आपका एक ही ऑप्शन है, तो आपका ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक लाइन में करके बताऊँ ना, देखो आपको ब्लू पेन से मैं दिखा रहा हूँ, एक लाइन में करके बता रहा हूँ। देखो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 500 प्लस 5 है, तो मुझे 4 बार जाना है और मंथली जाना है, तो मंथली रेट मेरा 4% है, तो 4 बार जाना है, 4, 8, 12, 16, तो ये आपका क्या है, ये आपका डेट निकल के आ गया। और आपको 100 की वैल्यू दी है 1845, क्योंकि 100 रुपये पर इंस्टॉलमेंट है, तो 100 की वैल्यू दी है और आपको यहाँ पे 540 की वैल्यू बतानी है। इस तरह से आपको तुरंत लिखना है, बाकी चीज़ आपको नहीं लिखनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट मुझे दिया है 3500, मतलब आपको 100 की वैल्यू 3500 दी है। ठीक है,
और आपको डेट की भी वैल्यू दी है। डेट की वैल्यू क्या है, 4 साल है, तो डेट की वैल्यू क्या होगी, 4 साल है ना, तो 400 प्लस आपको 3 बार जाना है, तो y 2y 3y 3 बार जाना है, तो ये आपका डेट है। ठीक है, ये आपका डेट है। और अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सिंपली 400 प्लस आपका 6y आया है, ये डेट है। और डेट की वैल्यू आपको 16,310 दी है। ठीक है, 16,310 दी है, 100 की वैल्यू ये है। तो आपको बताना है यहाँ पे y का वैल्यू बताना है। ठीक है, अच्छा 100 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी कि नहीं। अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपकी 400 प्लस 6y इंटू 35 होगी कि नहीं। और ये वैल्यू आपकी 16310 होगी कि नहीं। तो इसको मैं अगर मैं 7 से काट दूँ, ठीक है, 7 से अगर मैं काट दूँ इसको, 7 से जाएगा क्या, चला जाएगा। तो 7 बच्चे 7 आपका 7 इकन्ना सॉरी दूना तिहाई और तिहाई 0। ठीक है, तो इसको आप 2 बार काट सकते हो, ये 10 ही तो है, इंटू 2 बार काट सकते हो। तो 3 दूनी 6, 6 4 और यहाँ पे आपका 400 है, तो 400 आपका ये हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 66 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 6y है, तो आपकी y की वैल्यू डायरेक्ट 11 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको तुरंत कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर इसको देखो तो अब आपका ये क्वेश्चन दूसरा आ चुका है, मतलब मेरी बात समझ गए ना, समझ गए। जैसे यहाँ पे अगर मुझे 4 साल दिया है, तो सिंपल 400 प्लस जो भी इंटरेस्ट, सपोज अगर 5% इंटरेस्ट दिया हो तो मुझे 3 बार जाना है, 5, 10, 15। ये क्या है, ये है आपका डेट, आपका इंस्टॉलमेंट है 100, जो भी आपको दिया है वो ऐसे आपको निकाल लेना है। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। एक शॉपकीपर है सोल्ड हिज गुड एट हाफ ऑफ द लिस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब अगर 200 आपका मार्क प्राइस है तो वो 100 में उसको बेच रहा है, ये आपका MP है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। लेकिन वो 17 रुपये का लॉस कर रहा है। ठीक है, 17 का लॉस कर रहा है, तो हम इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ इसको 100 CP मान लिया मैंने, SP आपका 17% का लॉस हो रहा है, मतलब 83 हो गया। और आपका SP और MP एक दुगुना है ना MP, तो आपका MP जो आ गया आपका यहाँ से 166 आ गया, मतलब SP का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अभी भूल जाओ। आप ये देखो नीचे, इफ़ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस, अगर वह लिस्टेड प्राइस पे ही बेचता तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा। आपको साफ दिख रहा है 100 का सामान है, 166 में बेच रहा है, तो 66% का प्रॉफिट होगा। यहाँ से आपको तुरंत दिख गया चीज़ें। इस तरह से आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। 64% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट कास्ट किया है, 4% जिसमें इनवैलिड है। और जो एक कैंडिडेट है जो इतना वोट पा रहा है, जो कि 64% है वैलिड वोट्स का। तो मुझे बताना है कितने वोटर्स इनरोल्ड हैं उस इलेक्शन में। तो सिंपली बहुत ही आसान एक लाइन में करेंगे। देखो V नंबर ऑफ वोटर्स हैं, ठीक है, V नंबर ऑफ वोटर्स हैं जिसमें 64% लोगों ने वोट दिया है, तो इतने लोगों ने क्या। देखो पहली बात तो ये आपके नंबर ऑफ वोटर्स हैं, अगर मैं आपको समझाने के लिए समझाऊँ तो इतने नंबर ऑफ वोटर्स हैं, इतने लोगों ने वोट दिया है, वोट कास्ट। ठीक है, इतने लोगों ने वोट दिया है। 4% इनवैलिड है, तो 96/100 आपके वैलिड वोट्स हैं। ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका वैलिड वोट्स है। अब क्या कह रहा है, अब एक जो है ना, एक कैंडिडेट है जो इतना वोट पा रहा है, जो कि 64% है वैलिड वोट्स का। पहली बात तो ये वैलिड वोट्स मैंने निकाला, इसका 64%, ये आपके कितने, ये आपके वैलिड वोट का 64% है, जो कि आपको A को मिला है। और ये इसी की वैल्यू आपको 12288 दी है। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से V की वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे V की ही वैल्यू पूछा कि कितने नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड हैं इस इलेक्शन में, तो इसको आप खुद से सोल्यूशन कर लेना, आपका ईजिली आ जाएगा। ठीक है, वैसे सोल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर हम करना चाहें तो 12 अट्ठे 12 इकन्ना 0 12 दूना और चौका। आपको दिख रहा है ये 32 का स्क्वायर है, मतलब 32 × 32 है, यहाँ पे 64 है, तो 32 ये आपका 16 चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 32 × 32 है, 32 × 2 है, तो 32 से 32 चला गया और 2 से आपका 16 चला गया, 16 चौक 64। ठीक है, अगर आपको दिखाऊँ तो 8 से अगर 1000 काटते हो तो आपका 125 आता है, 4 से आप काटते हो तो आपका 25 आता है, तो आपका 25 × 25 125 कितना आएगा, 25 25 125 हाथ लगा 12 और 25 दूना 50 62 6 और आपका यहाँ से 31 3125 और आपका 1 0 और आ जाएगा। तो इतने नंबर्स ऑफ V हैं, तो 31250। इस तरह से आपको एक लाइन में ही लिखना है, बाकी फिर आपको कैलकुलेशन ही है। आपको मोड बताना है। मोड मैंने बताया, देखो पहली बात तो मीन क्या होता है। मीन आपका होता है, आपको सिंपल एवरेज निकाल दिया आपने, सबका सम करके n से डिवाइड कर दिया, इसको सिग्मा ऑफ x बोलते हैं, अपॉन n कर दिया। n मतलब टोटल जितने आपकी फ्रिक्वेंसी है, जितने लोग हैं ना, जितनी क्वांटिटी है।
मैंने फिर बताया था मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो बीच में होता है एकदम। अगर बीच में सिंगल एलिमेंट है तो वो हो जाएगा, अगर बीच में दो एलिमेंट है तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। फिर मैंने आपको मोड बताया था। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड। मोस्ट रिपीटेड मैंने बताया। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मोस्ट रिपीटेड कौन सा है, तो 16 एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हो रहा है। 21 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, और आपका यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। 6 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 बार और 2 बार, और आपका 3 बार रिपीट हो रहा है। 15 कितने बार हो रहा है, 1 बार और 2 बार और 3 बार और 4 बार। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, 15। तो आपका 15 ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको और भी चीज़ें बताई थी, यहाँ पे याद कर लेते हैं। रेंज होता है मैक्सिमम जो नंबर होता है माइनस मिनिमम होता है। रेंज का कोफिशिएंट में हमने पढ़ा था। देखो रेंज का कोफिशिएंट मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया था क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में, इस वजह से मैंने पढ़ा रखा है कि रेंज कोफिशिएंट क्या होता है, मैक्स माइनस मिनिमम अपॉन मैक्स प्लस मिनिमम। ठीक है। मैंने एक चीज़ और बताया था, आप याद कर लेना कि मोड इक्वल्स टू जो होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, अगर आप नोट डाउन कर लो। अब इसी पे बेस देखो, पिछले साल CHSL मेंस में क्वेश्चन आया था कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 वर्कमैन एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू दियर मंथली सैलरी, ठीक है, सोड एन एवरेज सैलरी ऑफ 4500 पर मंथ। इफ द मीडियन सैलरी इज फाउंड टू बी इतना, फाइंड द मोड। ये जो एवरेज लिखा है ना, एवरेज क्या होता है, एवरेज आपका मीन ही होता है। तो आपको मीन दिया है 4500, आपको मीडियन दिया है इतना, और आपको मोड बताना है। तो मोड मैंने क्या बताया, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन, मीडियन कितना है, मीडियन आपका 4900 है, माइनस 2 मीन कितना है, मीन आपका 4500 है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 0 0 9 3 27, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9000। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जो आपका तीसरा डिजिट है वो 7 होना चाहिए। यहाँ पे 7 है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप सॉल्व भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। देखो मैं आपको ये सब भूल जाओ, आप सिर्फ ये देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, पहली बात तो ये एक लाइन की इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होती है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये एक लाइन की इक्वेशन है। मैंने आपसे कहा जैसे मानो ये लाइन की इक्वेशन है ना, यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन है। मैंने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, और ये सपोज इसी लाइन की इक्वेशन है। मैंने कहा 2,3 इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो पॉइंट है, ये देखो आपको पता है ना कि ये x होता है, ये y होता है, x, y ऐसे तो लिखते हैं। तो आप इस इक्वेशन में सिंपली x, y की वैल्यू डाल दो। तो अगर मैं डालूँ तो 6 × 2 प्लस 8 × 3 और माइनस 48, ये हो गया। डिवाइड कर देना है रूट ऑफ a² प्लस b²। तो रूट ऑफ a² क्या है, ये a है, ये b है। ठीक है, तो a² प्लस b² और इसका मॉड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इस लाइन का इस पॉइंट से। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो 6 दूनी 12, 8 3 24, 24 आपका 12 36, और यहाँ पे माइनस 48, तो आपका मतलब बाहर आएगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस 12 अपॉन आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपका सिंपली 1.2 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ कि अगर ax, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ कि लाइन जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, एक कोऑर्डिनेट है, सपोज a, b कोई कोऑर्डिनेट है, और मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट से इस लाइन का, ये मैंने सबसे पहले क्या किया था, मॉड लगाया था, और जो a, b है मैंने पुट कर दिया था x और y की जगह। तो a प्लस b, यहाँ पे b कैपिटल B लिख दो, b प्लस c, और डिवाइड में रूट ऑफ a², a क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, a² प्लस b²। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है किसी कोऑर्डिनेट से किसी परपेंडिकुलर लाइन पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर लेंथ बताना है फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब 0,0 टू द लाइन इतना। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पे सिंपली आपका ये तो 0 बन जाएगा, ये आपका माइनस 48 बन जाएगा, और मॉड रहेगा आपको पता है, और डिवाइड में रूट ऑफ a² प्लस b²। a कितना है आपका 6 है, और आपका b कितना है, a है, b आपका 8 है, तो आपका 6² प्लस 8², आपका सिंपली आपको दिख रहा है सिंपल 4.8 आपका आ जा रहा है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लिख लो कॉपी में तुरंत। क्या कह रहा है, इफ अ सर्कल हुज सेंटर इज इतना, एक सर्कल है ना जिसका सेंटर 2,3 दिया हुआ है मुझे, ठीक है, टचेज द लाइन 4x,
अब एक लाइन है जिसको टच कर रहा है ये सर्कल, ये एक लाइन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही बना दूँ तो ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे दी है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो 4x + 3y - 7 = 0 इसको टच कर रहा है यहाँ पे। मुझे बताना है इसका रेडियस क्या है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूँ तो ये क्या है, ये रेडियस ही तो है। तो मतलब इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन पे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो तो वही रेडियस हो जाएगा। हमने ये तो चीज़ सीख ही ली है। इस इक्वेशन में आपको ये 2,3 पुट कर देना है। 2x है और ये आपका y है। तो 4 दूनी 8 + 3 तिहाई 9 -7 मॉड हमने लगाया था डिवाइड √a² जो कि आपका 4² है +3² है। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, आपका 2 आ गया, 10 आ गया, 10 बटे आपका कितना आ रहा है, आपका 5 आ रहा है। तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको किसी कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, ठीक है, देखो अगर ABC अगर स्फेयर का सेंटर है, ये ABC इसका सेंटर है और इसका जो रेडियस है स्फेयर का वो r है, तो इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, इस जो स्फेयर है इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, x - a का होल स्क्वायर + y - b का होल स्क्वायर + z - c का होल स्क्वायर = r²। ये क्या है, ये आपका इक्वेशन है स्फेयर का, ठीक है, हाँ स्फेयर का इक्वेशन है, ठीक है, स्फेयर का इक्वेशन है ये, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा 3D में, क्योंकि आपका स्फेयर भी 3D फॉर्म में होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे सिंपली वही चीज़ कह रहा है कि ABC, तो आप x - a करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +y - 2 +z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z माइनस आपका +3 हो जाएगा = r²। r आपका 3 है तो आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x² + 2x + 1 + y², सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, सही कर रहा हूँ ना, 1 ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा, y² + 4 - 4y और +z² + 9 + 6y = 9 आ जाएगा। तो आपका 9 से 9 चला गया, सिंपली आपका x² + y² + z² और +2x और आपका -4y और +6y और आपका कुछ आया है क्या, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 5 है, +5 = 0। तो ये आपकी स्फेयर की इक्वेशन हो गई। तो देख लो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 2x - 4y और +6y, और ये वाला आपका C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल अगर ABC सेंटर है, R उसका रेडियस है, तो सिंपल x - a का होल स्क्वायर + y - b का होल स्क्वायर + z - c का होल स्क्वायर = r² जो कि रेडियस है, ठीक है। तो सिंपल है आपका ये भी, मतलब आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इतना विल भी पैरेलल होगा या आपका कोइंसिडेंट होगा या इंटरसेक्ट करेगा, और 2 पॉइंट पे तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता यार। अरे यार कोई लाइन है तो या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या हो सकता है इसी के ऊपर आपकी लाइन हो तो सारी ही लाइन आपके इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मतलब सारी ही पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। या तो यहाँ पे पैरेलल होगा तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 2 पॉइंट पे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको 2 लाइन की इक्वेशन दी, a1x + b1y + c1 = 0। ये आपका लाइन 1 की इक्वेशन है। लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, a2x + b2y + c2 = 0। ये आपकी सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। तो इफ़ a1/a2 = b1/b2 या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर है तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। इफ़ आपका a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2 है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है, मतलब दोनों आपका ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, कोइंसिडेंट है एकदम। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या है, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है और ये आपका कोइंसिडेंट लाइन है, या आप कह सकते हो ओवरलैपिंग लाइन है, या आप कह सकते हो सेम लाइन की इक्वेशन है। ओवरलैपिंग आपकी लाइन है, ऐसा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। इफ़ a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है
तब आपका यहाँ पे क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, और ये आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है y का, तो आपका 1/a1 a2 है, तो ये आपका a1 है और ये आपका a2 है, तो 1/4 इक्वल्स टू 2/8 और इक्वल्स टू आपका 15/13 जो कि नॉट इक्वल्स टू है। ये दोनों तो इक्वल है 1/4, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं, मतलब ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन, और आपको भी पता है इसका नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपका ये पैरेलल लाइन है। हमसे पूछा है कि किस वैल्यू के लिए ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 5 एक a1/a2 होता है ना भाई, तो a1/a2 इक्वल्स टू k/ आपका 4, और आपको यहाँ पे c1 इसकी वैल्यू नहीं देखना, आपका यहीं से आ जाएगा। ठीक है, c1/c2 आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको वैसे पता है ये आपका c1/c2 ऐसे होता है। ठीक है, तो आपका -2/7 लिखना हो लिख लो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसकी लिखने की, आपको इसको सॉल्व करना है। लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्वाड्रेटिक बन रहा है, मत सॉल्व करो, आप ऑप्शन से चेक करो डायरेक्ट। तो आपका 5/4 रखोगे तो 5/5 बन जाएगा, और यहाँ पे 4 रखोगे तो 4/4 हो जाएगा, जो कि इक्वल है, मतलब आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इतनी बातें आपको क्लियर है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम सेपरेटली इन 36 एंड 45 मिनट। तो 2 पाइप है, सपोज A-B पाइप है, जो कि 36 मिनट और 45 मिनट में आपकी टंकी को भर देते हैं। ए वेस्ट पाइप कैन ड्रेन ऑफ 40 लीटर्स पर मिनट। एक ड्रेनिंग पाइप है जो उसको, यहाँ पे ड्रेन पाइप होगा ना, वेस्ट पाइप है मेरे ख्याल से, इसका वो ट्रांसलेशन गलत हो गया होगा, या वेस्ट पाइप या ड्रेन पाइप कह सकते हो, कुछ भी, या कुछ भी कह सकते हो ना। इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन, अगर तीनों पाइप को मैं साथ में जोड़ दूँ, मतलब साथ में ओपन कर दूँ ABC तीनों को, तो ये जो भर रहा है वो आपका 1 घंटे में भर जा रहा है, 60 मिनट में भर जा रहा है। और आपको पता है ना कि ये C जो है ये ड्रेनिंग पाइप है। अब इसका आप ले लो एलसीएम, तो 9 चौक होता है 36, 9 पच्चे होता है 45, और 60 आपका आ रहा है, क्या आ रहा है इसी में। ठीक है, तो आप देखो 9 चौक 36 आपका यहाँ पे आ गया 5, आपका 9 पच्चे 45, यहाँ पे आपका आ चुका है 4, और यहाँ पे 5 दूना 20, और यहाँ पे 3 और छुपाया तो 3 बच गया, तो ये आपका आ गया ये। अब आपको दिख रहा होगा AB की एफिशिएंसी 9 है, तो इसकी एफिशिएंसी 9 है, तो C की एफिशिएंसी -6 होगी, तभी तो ये 3 आ रहा है। तो C की एफिशिएंसी बेसिकली -6 आ चुकी है। तो C कितने देरी में खाली कर देगा, अगर मैं बात करूँ C कितने देरी में खाली कर देगा इसे, तो आपको दिख रहा होगा 30 मिनट में खाली कर देगा C। और C की स्पीड क्या है, 40 लीटर पर मिनट है, तो 30 मिनट में खाली कर देगा, तो 40 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 40 मिनट में आपका 1200 खाली करेगा, तो यही इसकी कैपेसिटी है। तो 1200 यहाँ पे 4 दिए 1200 लीटर आपकी कैपेसिटी है टंकी की, तो 1200 लीटर इस टंकी की कैपेसिटी है। आसान था, आ जाओ नेक्स्ट पे। सोहन सेल्स शुगर एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट। पहले वो तो फॉल्स वेट का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसको गेन हो रहा है 100 की जगह 128 का गेन हो रहा है। तो ऑब्वियस है भाई, यहाँ पे कम चीज़ें वो दिखाया होगा, यहाँ पे बेचा ज़्यादा होगा, यही तो है। जैसे अगर वो 3.2 दे रहा है तो ऑब्वियस है उसने एक्चुअल में कम दिया होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज तो उसको लॉस होता। अगर ज़्यादा देता, सपोज यहाँ पे ज़्यादा देता और बेचता कम, तो इसको तो लॉस होता ना, इसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर वो 3.2 कस्टमर को दे रहा है तो ऑब्वियस है उसको एक्चुअल में थोड़ा सा कम दे रहा है। तो आप बता दो यहाँ पे 3.2 किसकी वैल्यू होगी, और 128 की होगी या 100 की होगी। आपको पता है कि ये ज़्यादा वाली वैल्यू है ना, तो ये 3.2 की वैल्यू होगी, मुझे इसकी वैल्यू निकालना। तो आपको दिख रहा होगा ये कुछ इंटू 4 हो रहा है, या आप कह सकते हो इंटू 0.4 नहीं, इंटू 40 हो रहा है, आप कह सकते होगे, हाँ 40 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो किसका 40 कर दूँ, 2.5 इंटू 4 कर दूंगा तभी तो होगा। तो आपका सिंपली 2.5 kg है, जो आपको शायद ग्राम में पूछा होगा, तो आपका 2500 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको पूछा है इसका सिंप्लीफाइड आपको फॉर्म बता देना है, या एक्सप्रेशन मतलब सिंप्लीफाई कर देना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो कहीं एक्स आ नहीं रहा, तो आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, आपका आंसर वही आएगा जो आना है। तो मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दे रहा हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए, तो मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी हर जगह। ठीक है, हर जगह 0 हो चुका है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो आपका कह रहा है -9 इंटू -1 अपॉन आपका -1/3 आ रहा है, -1/3 आ रहा है, इंटू में 9/1/3 आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और आपका पूरा माइनस आ रहा है बाहर, तो माइनस आप बाहर कर दो, बाकी आपको दिख रहा होगा 9 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 हो रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा -729 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। समझ गए, आ जाओ नेक्स्ट पे।
तो देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। तो मुझे हाइट बतानी है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में फिगर समझ में आ जाने कि आपको फिगर कैसे बनाना है। तो आपको फिगर जो बनाना है वो ऐसे बनाना है, ये आपका 45 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, और आपको ये जो गैप दिया है ना, क्योंकि 40 मीटर लॉन्गर बन रहा है 45 और 30 के कंपैरिजन में, ठीक है, तो मतलब 40 मीटर ज़्यादा बन रहा है, तो ये आपको 40 मीटर दिया है। और आपको पता है ये अगर 1 आपने हाइट को 1 माना है तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। ये 30 डिग्री है ना, तो ये आपका क्या है, आपका 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के सामने वाला √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका √3 हो जाएगा। तो ये आपका √3 - 1 हो चुका है, ठीक है, √3 - 1 हो चुका है ये चीज़। और √3 - 1 की ही वैल्यू आपको कितनी दी है, 40। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 40/√3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1, जो कि आपका कितना आ चुका है, 20√3 + 1। आपको 1 की ही वैल्यू बतानी थी क्योंकि 1 ही इसका हाइट है, तो 20√3 + 1। यहाँ से हम कुछ रेशियो भी रिकॉल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो और एक 30 डिग्री हो एक 60 डिग्री हो, जैसे अगर ये 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, बेस सेम है, तो जो रेशियो होता है ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। एक फिगर मैंने आपको और बताया था कि ये है, ये आपका 60 है, ये आपका 30 है, तो ये जो होगा ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस को सेम माना है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, तो वही 1:2 जो आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कुछ रेशियो बताया था मैंने आपको। और ये भी अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था कि 30 डिग्री के सामने वाला छोटा होता है। अगर मानो ये ए है तो यह उसको मैं छोटा करने के लिए √3 से डिवाइड कर दूंगा, और ये 60 डिग्री के सामने वाला बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ये ए है तो बड़ा करने के लिए मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक चीज़ और बताया था मैंने आपको कि हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस को लेना है, हाइपोटेन्यूस को लेना है, 60 डिग्री को लेना है और उसके साथ वाली साइड को लेना है। तो जो हाइपोटेन्यूस होता है इसके साथ वाली साइड के डबल हो जाता है, मतलब ये आपका 2a हो जाएगा। यही बस रेशियो है, इससे आप सारा पूरा चैप्टर बहुत ही चुटकियों में आप उड़ा सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे से क्या कर रहा है कि एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, इसका स्लैंट एज जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो मुझे होल सरफेस एरिया बताना है इस पिरामिड का। अच्छा, स्लैंट एज दिया है, तो अगर आप फिगर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, यहाँ पे आ जाओ, तो स्लैंट एज है, ये आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, और आपको पूरी जो साइड है ना बेस की वो 8 सेंटीमीटर दिया, तो ये आपका सिंपली 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको रेड कलर से मैं दिखाऊं, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ बस आप, तो ये आपको दिया है 24 और ये आपको दिया है 4, तो क्या आप ये स्लैंट हाइट नहीं निकाल सकते, L? तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आपका √560 आ जाएगा। तो ये आपका √560 आ चुका है। अच्छा, अब आपको ना इसका कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आप समझो ना, आपको कोई फार्मूला नहीं आता, तो आप कैसे निकालोगे? देखो आपको सिंपली ना, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये साइड फेस है, ये आपका साइड फेस है, आप इसका एरिया निकाल सकते हो कि नहीं? अरे यार, आपको ये हाइट पता है √560, आपको ये बेस पता है 8 सेंटीमीटर, तो इस फेस का एरिया आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। इसका ट्रिपल कर दो तो आपका ये तीनों फेस, ये वाला फेस और जो पीछे वाला फेस है, इस तीनों का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा जो डॉगी है ना भाई, क्या ही बताऊँ, भाग रहा है फालतू में। हाँ, तो मैं एक फेस का एरिया निकालूँ तो आपको पता है हाफ इंटू बेस आपको 8 दिया है, हाइट जो आपकी आ गई है √560 आ चुकी है, ठीक है। और ऐसे 3 फेस हैं, और प्लस आपको टोटल सरफेस एरिया निकाला तो एक नीचे का भी फेस है, √3/4a², ए आपका 8 × 8, सिर्फ आपको इतना ही करना है। तो ये आपका कितना आ रहा है, अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 8 × 16 √3, और प्लस में आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ चुका है 4, 4 × 12, और 12 में आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, तो ये आपका 8 × 7 × 2 × 5 है, यही तो है। तो आप यहाँ से 16 मतलब 4 निकाल सकते हो, और ये आपका 35 अंदर रह जाएगा, तो आपका 48 √35 प्लस आपका 16 √3 आ जाएगा। आसान था कि नहीं बताओ? हमें कोई फार्मूला नहीं याद है, लेकिन हम ऐसे ही निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो आपको दिए हुए फिगर, ये सारे फिगर, पहली बात तो पिरामिड है, ठीक है, ये आपके सारे फिगर जो हैं वो आपके पिरामिड है। अब हम इसका क्या देख लेते हैं
हम इसका सबसे पहले वॉल्यूम आप बता दो मुझे। तो वॉल्यूम इसका बहुत ही आसान होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू आपका होता है हाइट। ये इसका वॉल्यूम होता है पिरामिड का, बहुत ही आसान है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इन सब का TSA निकालता हूँ तो एक बात बता दूँ कि सबकी साइड मुझे दी हुई है A, बेस की साइड A दी हुई है, ठीक है। अगर मैं दूसरे कलर से एक बार दिखाऊँ आपको तो मुझे सिंपली सबका जो बेस दिया हुआ है, मुझे जो बेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है A, और जो मुझे हाइट स्लैंट हाइट दी हुई है सबकी वो मुझे दी हुई है L। तो मुझे यहाँ पे सबका क्या निकालना है, सबका मुझे TSA निकालना है। पहले हम CSA निकालते हैं फिर हम TSA भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 फेस, अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो यहाँ पे 3 फेस है, 3 फेस है। हर फेस का जो एरिया है हाफ इंटू बेस, बेस आपको पता है A है, और जो आपका हाइट है जो कि स्लैंट हाइट है वो L है। ये इसका क्या होगा, CSA हुआ। अगर इसी में मैं बेस एरिया जो कि √3/4, क्योंकि इसका ट्रेंगल फेस है, इक्विलेटर ट्रेंगल का बेस है, तो √3/4 A² ऐड कर तो ये इसका TSA हो जाएगा। हमें कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। यहाँ पे 4 आपका स्क्वायर बेस है तो यहाँ पे 4 फेस होंगे, 4 फेस होंगे तो 4 फेस का एरिया होगा, ठीक है। तो 4 फेस का एरिया कैसे निकालेंगे, 4 इंटू हाफ इंटू बेस, बेस आपको दिया A, यहाँ पे स्लैंट हाइट होगा L, क्योंकि 4 फेस है ना, एक फेस ये, एक फेस पीछे, एक फेस इधर, एक फेस उधर, 4 फेस प्लस आपका बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा, 4 नहीं A² होगा, क्योंकि आपका स्क्वायर बेस है ना तो A²। तो ये आपका TSA हो गया इस फिगर का। कोई भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हेक्सागन बेस है तो आपको भी पता है कि यहाँ पे 6 फेस होगा, 6 ट्रायंगल का फेस होगा, तो 6 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6 फेस का एरिया। साथ में मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप बेस एरिया भी तो निकालोगे, ये आपने 6 फेस एरिया निकाला, अब आपको बेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि हेक्सागन में 6 इक्विलेटर ट्रायंगल होते हैं, तो 6 इंटू √3/4 इंटू A², ये आपका हो गया इसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो आसान है कि नहीं। अब आपको एक बात और बता दूं यहीं पे ना, कि आपको अगर ट्रेंगुलर बेस दिया होगा या हेक्सागोनल बेस दिया होगा या कोई भी बेस दिया होगा तो आपको स्लैंट हाइट डायरेक्ट दिया होगा। लेकिन अगर आपको स्क्वायर बेस दिया है ना तो आपको स्लैंट हाइट भी दे सकता है और आपको इस स्क्वायर की हाइट भी दे सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा और बाकी केस में आपको हाइट नहीं देगा, ठीक है। बाकी केस में आपको डायरेक्ट स्लैंट हाइट देगा। अगर वॉल्यूम पूछा होगा तब आपको हाइट देगा, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल्यूम का ये हाइट है, हाइट आपका जैसे अगर बात करूँ तो ये आपका हाइट है और ये स्लैंट हाइट आपको कर्व सरफेस एरिया में दिया होगा, कर्व सरफेस। तो यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो अगर आपको हाइट दिया है h और आपको साइड दिया है a, तो ये आपका a/2 हो जाएगा और यहाँ से आप इजीली स्लैंट हाइट निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के। ये आपका आ गया, ये आपका हो गया L, ठीक है। इजी है ना। तो आपको सिर्फ स्क्वायर वाले बेस में ही देगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं प्रिज्म की भी बात कर लूँ, बहुत आसान है प्रिज्म भी, मैंने आपको बता रखा है। देखो प्रिज्म कुछ भी नहीं है। प्रिज्म की बात करूँ तो प्रिज्म का जो CSA होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये क्या हो गया, ये आपका CSA हो गया। अगर मैं TSA की बात करूँ तो CSA में आप 2 इंटू बेस एरिया ऐड कर दोगे तो आपका ये TSA निकल के आ जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो सिंपल आपका बेस एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। और मैंने आपको एक बार बता भी रखा था कि प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में भी तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। और आपका क्या हो गया, और आपका पिरामिड इज लाइक अ कोन, पिरामिड इज लाइक अ कोन। आप देखोगे कोन, यहाँ पे कोन है, ये कोन है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट ही तो कर रहे हो। अगर मैं कोन की बात करूँ तो कोन क्या है, 1/3 πr², जो कि बेस एरिया होता है इंटू हाइट, तो वही चीज़ तो है। तो ये हो गया आपके कुछ बेसिक फार्मूले। बस इतनी चीज़ें थी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप बता देना आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, बता दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।